तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिर से एक बार शुरू होगा किसान आंदोलन, सरकार ने किया है किसानों के साथ दगाबाजी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अखिलेश यादव की राह में असदुद्दीन ओवैसी ने बिछाए थे रोड़े। ये साबित हो गया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हार से बौखलाई मायावती ने बोला गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों 21 मार्च को, जी आपको बता दें, किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन होगा जबरदस्त तरीके से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों द कश्मीर फाइल्स को लेकर दोस्तों फैलाई जा रही है नफरत। मोदी भक्त वीडियो बनाकर डाल रहा है कि शाहरुख आमिर सलमान को बायकॉट करो, और इसी के साथ साथ मायावती, अखिलेश और कांग्रेस को भी घेरा जा रहा है। बताएंगे कैसे मोदी सरकार एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा तैयार करवाती है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बनारस में 20 मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल जिन लोगों ने ईवीएम को लेकर जो है यहाँ पर नारे लगाए थे, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को, जी हाँ, जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया मोदी ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया नहीं होता तो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की ये हालत नहीं होती। जी दोस्तों ये बयान निकलकर सामने आया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जहर और सांप्रदायिकता फैलाकर अपनी पार्टी चला रही बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश का अलग होने का समय आ चुका है। बीजेपी और नीतीश में लंबी रौड़ चढ़ चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा जमकर अखिलेश का गुस्सा। बोले देश में नफरत और जहर की राजनीति करती है बीजेपी। हमें सीटें मिली थी, वोट भी मिले थे, लेकिन बीजेपी ने कई जगह की है धांधली। अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। अखिलेश ने कहा कि लोगों का दिल जीता है समाजवादी पार्टी ने। इस बार वोट परसेंटेज बढ़कर 31.1% हो गया। अब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश की पार्टी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, और यही बात बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है कि बीजेपी के आगे पार्टियां मजबूत हो रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, भले ही आम आदमी पार्टी पंजाब जीती हो, लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसी पिंजरे का शेर है जिस पिंजरे का शेर बीजेपी थी। जी हाँ, यानी कि आरएसएस से निकली हुई है। अब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ कहा कि आने वाले समय में अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे, फिर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे भी। आपको बता दें दोस्तों, इस बार योगी महाराज की सरकार मुश्किलों से ही बनी है, वो भी कई जगह धांधली के आरोप भी लगे हैं। इसीलिए अखिलेश ने मास्टर स्ट्रोक भी खेला है। स्वामी प्रसाद मौर्य को दोस्तों उपचुनाव में अपनी सीट देंगे, अपनी सीट छोड़ देंगे करहल की, जिसको अखिलेश ने बहुत ही भारी बहुमत के साथ जीता था। अब अखिलेश यादव का यह दावा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य को संसद भेजेंगे, यानी कि दोस्तों विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बोली हो जबरदस्त खतरनाक बोली, कटाश कसने वाली। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब अखिलेश करहल से जो भारी बहुमत से जीते थे अखिलेश यादव, वो सीट स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए छोड़ेंगे वो उपचुनाव में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, नीतीश और मोदी का लगता है साथ यहीं तक था। नीतीश ने भाजपाइयों को रोंद डाला है, एक एक कर बीजेपी को उधेड़ दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी बहुत ही शातिरनेस से यहां पर भी शिवसेना वाला खेल करना चाह रही है। बीजेपी शिवसेना की तरह अब नीतीश को साइडलाइन करने लगी है। इसके कई तत्व है दोस्तों जो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला तो ये दोस्तों कि सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिसमें नीतीश का नाम हटाकर बीजेपी अपना नाम दे सके। अभी नीतीश के सामने एक योजना लाई गई थी जिसमें महिलाओं को दोस्तों फ्री पैसा देने की बात की गई थी, और नीतीश चलाते हैं घर घर फ्री नल योजना। इस योजना में दोस्तों घर घर में नल चलता है,
और इस पर नीतीश का ही नाम है। लेकिन बीजेपी जानबूझकर केंद्र सरकार दोस्तों फ्री पैसा बांटकर अपना ठप्पा लगवाना चाह रही थी और यही कारण है जो नीतीश ने मना कर दिया था। अब कल आपने देखा कि विधानसभा में क्या हुआ। नीतीश से बार बार एक ही चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि जिन अफसरों ने बदतमीजी की थी बीजेपी नेताओं के साथ उनके ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं, और नीतीश को बार बार घेरा जाता है। जबकि नीतीश ने कल स्पीकर पे भड़कते हुए कहा कि भैया इसकी जांच चल रही है, इस पर जो कमेटी बनी है इस पर जब जांच आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों यही कारण है जो बीजेपी नीतीश को भी धीरे धीरे कर दीमक की तरह चाट रही है और नीतीश की सत्ता भी खुद हड़प लेना चाहती है। यानी कि अभी भले ही बीजेपी ने सीएम बना रखा है नीतीश को, लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि उन्हें नीतीश को इतना कमजोर कर देना है कि बीजेपी आने वाले समय में अकेले सरकार बना ले बिहार में। और यही बीजेपी कर रही है जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। पहले कह दिया था कि हम सीएम बनाएंगे, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती थी। यही कारण था जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे अलग हो गए थे और उसके बाद जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और जो है यहाँ पर एनसीपी से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी बनाई थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि नीतीश का ये भड़कना ये कई संकेत देता है। इसके साथ दो संकेत मैं और जोड़ना चाहूंगा। नीतीश का बीजेपी के खिलाफ अब सरेआम खड़े होना, दूसरा दोस्तों पीके का यानी कि प्रशांत किशोर का नीतीश से मिलना, प्रशांत किशोर के बाद दोस्तों नीतीश का के चंद्र केसीआर से मिलना यानी कि तेलंगाना के सीएम से मिलना। क्या दोस्तों ये संकेत नहीं देता है कि क्या नीतीश को अगले प्रधानमंत्री के चेहरे में चुन लिया गया? क्या प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के अंदर आने वाला पीएम तलाश कर लिया? क्या दोस्तों नीतीश की बातें अब बीजेपी के चुभने लगी हैं? क्योंकि अभी तक तो नीतीश बीजेपी की राह पर चल रहे थे। हालांकि नीतीश का एक एजेंडा रहा है दोस्तों, नीतीश ने कभी बीजेपी की बात नहीं मानी और इस बात को मैं कहूंगा सीना ठोक कर। आप देखिए एनआरसी सीएए लाया गया तब भी नीतीश ने कह दिया कि हम सीएए एनआरसी लागू नहीं करेंगे, जबकि गठबंधन में है नीतीश। और उसके बाद बीजेपी दोस्तों हिजाब वाला मामला लेकर आई, नीतीश ने कह दिया कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर रहते, कोई हिजाब फिजाब नहीं। नीतीश ने बीजेपी के अगेंस्ट जाकर यह तक कह दिया कि हम तो जातीय जनगणना कराएंगे। यह साबित करता है दोस्तों, हालिया में पीके से मुलाकात ये साबित करती है दोस्तों कि नीतीश के अंदर एक प्रधानमंत्री लोगों को दिखाई दे रहा है और शायद वो प्रशांत किशोर ने देख लिया है। प्रशांत किशोर वो इंसान है जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को सत्ता की मलाई चाटवाई थी। अब प्रशांत किशोर ही वो इंसान होंगे दोस्तों जो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, इस बार सरकार होगी पूरी तरीके से पस्त। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बड़ा बयान निकलकर सामने आ गया। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि फिलहाल अब एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी तेज हो गई है, आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की कल बैठक हुई, उसमें 21 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। दोस्तों अब लगता है किसान को ही देश को सही स्थिति में लाना होगा। आपने देखा कि किसानों के आंदोलन का कितना फायदा हुआ। जहां जहां किसानों ने आंदोलन किया वहां वहां से बीजेपी हारी। खास कर जाटलैंड में तो बीजेपी को वोट ही नहीं मिले और यही कारण है जो अब फायदा देखते हुए राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। राकेश टिकैत का साफ कहना है कि 21 तारीख के दिन देशव्यापी प्रदर्शन होगा और उसके बाद यह फैसला ले लिया जाएगा कि अब फिर से आंदोलन को रिन्यू किया जाएगा और आंदोलन को जो है यहाँ पर आंदोलन को सीधे सीधे जो है यहाँ पर वो किया जाएगा दोस्तों वापिस से चालू। क्योंकि आंदोलन में हमने आपको बताया है कि कैसे सरकार जो है यहाँ पर किस तरीके का काम कर रही है और किसानों की एमएसपी पर कोई अभी तक गारंटी नहीं बनी है। जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जो मीडिया कह रही थी कि सरकार झूठ क्यों बोलेगी, नरेंद्र मोदी जी झूठ क्यों बोलेंगे, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, सरकार से बात बन गई, वो सारे मुद्दे बेईमानी थे। आप समझिए जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, साहेब ने फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। साहेब ने फिर से एक बार जो है यहाँ पर दोस्तों हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, हिजाब वाला मामला आ जाता है, नमाज वाला मामला आ जाता है
और दोस्तों और तो और यहां तक कि बच्चों वाला कानून भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव जाते हैं ये सारे मामले शांत पड़ जाते हैं। अचानक से दोस्तों कर्नाटक का हाई कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है। अब जो यहाँ पर हिजाब वाले मामले पर सुनवाई होने वाली है। मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि हाई कोर्ट तो सरकारों से अलग होते हैं, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के जज जो भी, देखिए हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबको दिखाई दे रहा है कि दबाव में काम कर रहा है। ये सरकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव डालती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है ये आप अच्छे से देख ही रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं। बीजेपी नेता तो आराम से घूमते हैं लेकिन आम जनता के ऊपर गाज गिरती है। वाह भैया, मतलब कि किसी के ऊपर झूठे केस लगा दिए जाते हैं, उस बेचारे के कोर्ट में जा जाकर पैर की चप्पलें घिस जाती हैं, तब भी उसको बेल नहीं मिल पाती विपक्ष के नेताओं को। लेकिन बीजेपी के नेता आराम से घूमते। ये है इस देश का कानून दोस्तों, जो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी कितना कमजोर कर रही है। पहले देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई दखल अंदाजी नहीं हुआ करती थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों में उन्होंने अपनी टांग अड़ाई हो। आज भी दोस्तों लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर उतना ही भरोसा है, लेकिन ये सब जानते कि बीजेपी दबाव डालती है। नरेंद्र मोदी दोस्तों आज सरकारी संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं और ये जीता जागता सबूत था कि किस तरीके से जस्टिस मुरलीधरन का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया था, जब उन्होंने सरकार से ये कह दिया था कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं दिल्ली दंगों में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले जम्मू और कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया मोदी ने। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों जम्मू और कश्मीर की हालत बद से बदतर हो गई है। बताया जाता है 370 हटने के बाद दोस्तों जम्मू और कश्मीर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर की हालत देखने लायक है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर को कब्रिस्तान बना दिया। आए दिन वहां पर लोगों की मौतें होती हैं दोस्तों, और जिस तरीके से वहां पर ये सब कुछ आतंकवाद हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जमकर हल्ला बोला। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नफरत फैलाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ देश अब बदहाली बेरोजगारी से भी गुजरने लगा है। दोस्तों मोदी सरकार के सिर्फ दो हथकंडे हैं। पहला तो ये कि चुनाव किसी भी तरीके से जीत लो, बेईमानी से जीत लो या ईमानदारी से जीत लो। दूसरा ये दोस्तों कि आज विपक्ष उस स्थिति में क्यों नहीं आ रहा है कि वो मोदी सरकार को टक्कर दे, क्योंकि मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि विपक्ष उनके बराबर आके खड़ा हो। आप देखिए पूरी मीडिया को काम पर लगा रखा है कि कांग्रेस को इतना बदनाम कर दो, इतना वो कर दो, इतना बदनाम कर दो और इतना कमजोर बता दो कि लोग वोट देने में भी कांग्रेस को सोचे। लोग ये सोचे कि कांग्रेस तो यार कमजोर है, हम वोट क्यों दे। सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई मजबूती नहीं है तो वोट अपना वेस्ट क्यों करना, चलो बीजेपी को वोट दे देते हैं या चलो आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं। और ये आप भी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी कभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, हालिया में तो नहीं कर पाएगी कम से कम, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास इतना प्रचंड बहुमत नहीं है कि वो बीजेपी को अभी इस हाल में पीएम के पद पर हरा सके। बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन कांग्रेस को भी दोस्तों कौन समझाए, बताइए आप, कौन समझाए। इनको चुनना चाहिए था अपना अध्यक्ष। मुझे समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है हम इस समाज को बचाने की लड़ाई लड़ना है, जब लोग दोस्तों कांग्रेस पर भरोसा करते हैं और उसको वोट देते हैं तो कांग्रेस आखिरकार लोगों का भरोसा क्यों तोड़ देती है। क्यों कांग्रेस की कमान संभालने को दोस्तों राहुल गांधी तैयार नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी की भी शातिरनस देखिए। राहुल गांधी कांग्रेस में तो हैं, वो जगह जगह प्रचार करने भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों अध्यक्ष का पद संभालने को तैयार नहीं है। और वो शायद इसलिए कि राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। उनको लगता है कि भैया कल को कुछ गलत हुआ तो ये लोग कहेंगे तुम ही पार्टी के अध्यक्ष थे, इसलिए मैं अध्यक्ष पद भी नहीं लूंगा और पार्टी में भी बना रहूंगा। तो ये तो दोस्तों वही बात हो गई कि फिर तो आप बीजेपी का मुकाबला करने से रहे। अगर आप अपना पद ही नहीं संभालोगे, अगर आप अपना अध्यक्ष पद पर ही ध्यान नहीं दोगे तो क्या आप खाक जो है यहाँ पर बीजेपी से मुकाबला करोगे। आपको पता है कि बीजेपी के विधायक की संख्या इस वक्त 1000 है और कांग्रेस के विधायकों की संख्या इस वक्त 700 है।
समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस जब जगह जगह दोस्तों हार रही है, जब कांग्रेस को पता है कि गांधी परिवार से कुछ नहीं हो रहा, या तो गांधी परिवार लोगों से ये ना कि अगर आपको लगता है तो हम इस्तीफा दे दें, इनको डायरेक्ट इस्तीफा दे ही देना चाहिए, या फिर राहुल गांधी को भैया अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए अगर इनको विपक्ष को हराना। दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में जब राहुल गांधी 2017 में अध्यक्ष थे तो याद कीजिए राहुल गांधी की अध्यक्षता में सारी जगह चुनाव जीती थी कांग्रेस, राजस्थान जीती थी, मध्य प्रदेश जीती थी दोस्तों, यहां तक के जगह जगह कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। अरे यार, हार जीत तो लगी ही रहती है, आप खेल में जाओगे या किसी भी फील्ड में जाओगे हर जगह हार जीत लगी रहती है। इसका यह मतलब तो नहीं कि इंसान निराश होकर भाग जाए, और राहुल गांधी ने वही किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती बौखला गई, गोदी मीडिया पर बोल दिया हमला। दोस्तों मायावती एक ऐसा नाम जो अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, और ये कांग्रेस ने आज नहीं दोस्तों, आज से 2-3 साल पहले ही कह दिया था कि मायावती, आपको याद हो कि मायावती को बीजेपी की आधी चड्डी कहकर बुलाते हैं लोग, कांग्रेस के लोग। अब दोस्तों ये साफ हो गया है कि मायावती जो है वो पूरी तरीके से, तुम साफ दिखाई दे रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम करा, अखिलेश यादव को हराने में बीजेपी की मदद करी। लेकिन अब मायावती क्या कह रही हैं दोस्तों, एक ट्वीट करती हैं, उस ट्वीट में वो क्या लिखती हैं कि आका के कहने पर इस तमाम मीडिया ने जो एक खेल रचा और लोगों में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाकर एक एजेंडे के तहत बीजेपी को जितवाया है। मायावती ने कहा कि अब से कोई भी बीएसपी का नेता किसी भी डिबेट में नहीं जाएगा और ना ही वो किसी डिबेट का जवाब देगा। यानी कि दोस्तों मायावती सीधे सीधे कह रही हैं कि हम अपने प्रवक्ताओं की वजह से हार गए। कोई भी अब प्रवक्ता, कोई भी बीएसपी का प्रवक्ता इन चैनलों पर नहीं जाएगा, न्यूज चैनलों पर ना ही कोई बयान देगा। अब दोस्तों यहां पर भी 2 बातें उठती है। पहला तो ये मायावती जी कि बीजेपी आपकी वजह से जीत गई, आपने अखिलेश को कमजोर करने का काम किया। दूसरा ये कि आप प्रवक्ताओं के जाने से क्या होगा न्यूज चैनलों पे, उनकी वजह से तो कुछ हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कि उल्टा आप इसलिए चैनलों पर नहीं जाना चाहती क्योंकि आप अब डर रही हैं कि लोग जान चुके हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बन गई हैं, और जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने अखिलेश को क्यों हरवाने में बीजेपी का साथ दिया, तो आपके प्रवक्ताओं के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। और यही कारण है दोस्तों, जब बीजेपी के आदेश पर मायावती ने यह तय कर लिया कि वो किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं जाएंगी, तो इसमें भी दोस्तों बीजेपी की मर्जी छुपी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जमकर बरसे। दोस्तों आपको बता दें हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री की उधेड़ दी बखिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, आपको बता दें दोस्तों शंकर सिंह गोहिल ने जमकर हरदीप सिंह पुरी पर हमला बोल दिया। हरदीप पुरी कौन है दोस्तों, नए पेट्रोलियम मंत्री। इनसे जब दोस्तों हरदीप पुरी ने पूछा कि फिलहाल आप ये बताइए, हमेशा पेट्रोल से कम रहा करते थे डीजल के दाम, जो सरकारें हुआ करती थी उससे किसानों को और आम चालकों, गाड़ी चालकों को फायदा मिलता था, लेकिन अब तो पेट्रोल की टक्कर में है जो है यहाँ पर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों। आप समझिए हरदीप पुरी का कहना था कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना। बताइए आप, ये पहला ऐसा मंत्री होगा भैया जो कह रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में है ही नहीं। मतलब कि सरकार की किस तरीके से बचाव करना है, जिसके बाद दोस्तों स्पीकर ने कहा आप साफ साफ बोलिए क्या कहना चाहते हैं। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, सरकार ने 5 और 10 रुपए घटाने के बावजूद भी आप समझिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे वसूला है। यह है सरकार की सच्चाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।